तो आज हम लोग शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, दिखाई दे रहा है। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश पार्ट फर्स्ट। ठीक, तो इसमें आज हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। जैसे हम लोग लिखा है डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, फिर लिखा है डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा, डायलेक्ट का मतलब होता है बोली। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर किसे कहते हैं। फिर हम लोग देखेंगे, है ना, कि वर्ल्ड में 10 सबसे ज़्यादा बोले जाने भाषाएं कौन सी हैं। फिर उसके बाद देखेंगे कि 10 सबसे डिफ़िकल्ट लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं। तो जब डिफ़िकल्ट है तो कोई ईजी भी होगा, तो सबसे उसके बाद देखेंगे सबसे 10 लैंग्वेजेस कौन है जो ईजी है, और ये कौन डिसाइड करता है, ये आज हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप हमसे पूछे अगर कि डेफिनेशन ऑफ इंग्लिश, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं। अगर आज के बाद आपसे कभी पूछता तो सबसे पहला आपको तो ये बोलना है इंग्लिश एक इज ए लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश एक भाषा है, बस इतने भी करना है। ठीक है, और उसके पास आता है कैसी भाषा, तो इसमें एक लिखा हुआ है बेस्ट जर्मनिक भाषा। मतलब ये एक जर्मनी देश है यूरोप में, वहाँ के पश्चिमी क्षेत्र में ये बोली जाती थी। वहीं से ये ट्रेवल होके कहाँ पहुँची, इंग्लैंड पहुँची है, जिसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है, इंग्लैंड में हुई थी, लिखा हुआ है। ठीक है, यह एक कैसी है, ग्लोबल लैंग्वेज है ना, जिसका उपयोग हम लोग इसमें करते हैं, है ना, संचार मतलब कम्युनिकेशन में, शिक्षा मतलब एजुकेशन में, उसके बाद फिर साहित्य में दैट मीन लिटरेचर में, साइंस में, साइंस मतलब विज्ञान में, डिप्लोमेसी मतलब कूटनीति में, कूटनीति मतलब एक देश दूसरे देश पे कैसा रिलेशनशिप है और उसको अच्छा करने के लिए कैसा क्या करते हैं उसके लिए है। फिर है व्यवसाय में, है ना, ट्रेड और ये सब बिजनेस में, और टेक्नोलॉजी में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं कि इंग्लिश कुछ कंट्रीज़ में पहली ही लैंग्वेज है। दैट मीन जैसे हमारी हिंदी है, वैसी कुछ कंट्रीज़ में इंग्लिश वही इंग्लिश बस बोली जाती है, उसी को हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अपने भारत में हम लोग हिंदी बोलते हैं, है ना, हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहली भाषा तो हमारी क्या है, हिंदी है। उसके बाद फिर हम लोग की हमारी दूसरी भाषा, है ना, इंग्लिश है। ठीक है, आपकी दूसरी भाषा कुछ भी हो सकती है। तो आप एक बात अभी हम आगे देख के लिखेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड करेंगे। हम लोग का जनरली 3 लैंग्वेज सिस्टम चलता है। ठीक है, 3 लैंग्वेज सिस्टम चलता है। पहला है ना, मदर टंग। पहला है मदर टंग। ठीक है, मदर टंग का मतलब होता है मातृभाषा। ठीक है, दूसरा है नेशनल लैंग्वेज। ठीक है, इंडिया में नेशनल लैंग्वेज का भी कोई कंसेप्ट है नहीं, लेकिन कुछ लोग हिंदी बोलते हैं। ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज है, जैसे मलयालम वाले भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल लैंग्वेज में कुछ भी, जनरली आपके लिए हिंदी है, हिंदी है, मलयालम वाले मलयालम बोले, उनका मदर टंग और नेशनल लैंग्वेज दोनों समान हो जाएगा। तीसरी एक लैंग्वेज होती है इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक, इंटरनेशनल लैंग्वेज। ठीक है, ये 3 लैंग्वेज सिस्टम ही है। मतलब ये 3 लैंग्वेज तो जनरली हर एक मनुष्य को आना ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो आपको फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड लैंग्वेज का डिफिनीशन जो है वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही हिंदी में लिखा हुआ है ना। और मैं कोशिश करूँगा कि पिछली बार से देखिए, ट्रांसलेशन जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ देंगे, और जहाँ नहीं थोड़ा आप मेरा प्रोनाउंसिएशन ज़रूर देखिएगा। और उसके साथ आप लोग उस जो जैसे टफ वर्ड्स हैं उनको भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए, है ना। धीरे धीरे वो आपका लैंग्वेज और आपका जो माउथ है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं हम लोग, इसमें मॉडर्न लिटरेचर लिखते हैं, मीडिया है या इंटरनेशनल कम्युनिकेशन करते हैं, तो इंग्लिश हमारी क्या है, ये प्राइमरी लैंग्वेज है, इसमें हम लोग उसका इस्तेमाल ही कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कम्युनिकेशन, दैट मीन्स आपके पास ही होना चाहिए कि संचार की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल का मतलब अरे अंतर्राष्ट्रीय है, और इंटरनेशनल, है ना, थोड़ा सा मेरा प्रोनाउंसिएशन देखिए, तो मैंने बोला इंटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेशनल तो ऐड कर दीजिए, तो एक आपके पास एक वर्ड बन गया इंटरनेशनल। ठीक है, इसको बोलते अंतरराष्ट्रीय। अब इंटर स्टेट बोल देंगे तो अंतरराज्यीय हो जाएगा, इंटर विलेज बोल देंगे तो अंतर गांव हो जाएगा। ठीक है, इंटर सिटी बोल देंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट बोल देंगे तो अंतर
जिले हो जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से ये थोड़े वर्ड को भी ध्यान से चलिए, धीरे धीरे ये सब चीज़ सिखाएंगे भी हम, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं कि डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज एंड डायलेक्ट की बात करें। लैंग्वेज क्या है? एक माध्यम है जिसके द्वारा कोई व्यक्ति क्या करता है, बोलने, सुनने, एक सेकेंड, बोलने, सुनने, लिखने और पढ़ने के द्वारा दूसरों के सामने अपनी भावनाओं और विचारों को व्यक्त कर सकता है, ठीक है। आप बोलकर भी अपनी भावना का व्यक्त कर सकते हैं, सुनकर कर सकते हैं, लिख कर सकते हैं, पढ़कर भी अपने विचारों को बता सकते हैं। डायलेक्ट क्या है? लैंग्वेज का ही एक रीजनल फॉर्म है, ठीक है, मतलब एक क्षेत्रीय रूप है, ठीक है, जो क्या है, लिमिटेड एरिया में बोला जाता है। सिंपल समझ देना, याद रखिए, ठीक है। मतलब लैंग्वेज का से हिंदी है, उसी के कोई डिफरेंट प्लेस में डिफरेंट तरीके से बोला जाएगा, उसी को हम लोग डायलेक्ट बोल देते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसमें डिफरेंस देख लेते हैं। अब देख लेते हैं कंपैरिजन, है ना, कंपैरिजन बिटवीन लैंग्वेज एंड डायलेक्ट में कंपैरिजन क्या है। तो सबसे पहले इसका क्षेत्र देख लेते हैं। तो लैंग्वेज का जो क्षेत्र है वास्ट एंड वाइड है, दैट मीन विशाल और विस्तृत है। और डायलेक्ट का स्मॉल एंड लोकल है, ठीक है। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब इसमें एक निश्चित व्याकरण और लिपि होगा, लिपि मतलब लिखने का स्टाइल, ठीक है। लेकिन डायलेक्ट का अपना कोई निश्चित व्याकरण नहीं है और अधिकतर मौखिक रूप से ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। यूसेज ऑफिस में, एजुकेशन में, लॉ में जनरली, और हम लोग डायलेक्ट का स्थान अपनी रोजमर्रा की जीवन में बात करने के लिए और थोड़ा बहुत लोक कथाओं में, लोकगीत में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, ये सब क्या है, भाषा है। मराठी है, गुजराती है, अवधी है, भोजपुरी है, कोंकणी है, ये सब क्या है, बोलियां हैं, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लिटरेचर। लिटरेचर का मतलब होता है साहित्य। अब इसकी आपको इसकी स्पेलिंग यही देखना चाहिए, मैंने बोला लिटरेचर, तो लिटरेचर, देखिए अब आपको बात बन गया। अब यहाँ से एक चीज़ आपको पता चली कि चर आएगा तो TUR इस्तेमाल करना है, आरे तो रेचर, है ना, लिटरेचर, ठीक है, लिटरेचर, है ना। तो ये हो गया इसका ये। तो यहीं से आप थोड़ा बहुत एक एक दो दो करेंगे, धीरे धीरे 10 वर्ड भी आप करेंगे तो धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा देख लेता है। अब क्या बोलता है लिटरेचर क्या है ना। तो लिटरेचर जो है लिखित और मौखिक घटन रचनाओं, है ना, मतलब रिटर्न और स्पोकन वर्क्स है, ठीक है। रचना को उसमें अगर यस लगा देंगे वर्क में, है ना, वर्क में जब कभी यस लगा देंगे तो रचना बन जाती है, ठीक है। रचनाएं जो आप लोग करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो रचना है क्या है, वो जो मानवीय अनुभवों, भावनाओं, कल्पनाओं और विचारों को कलात्मक रूप से क्या करता है, व्यक्त करता है। तो एक सिंपल अगर मेरी लैंग्वेज में जो भी चीज़ अगर लिख गई है ना, वो सब लिटरेचर में आ जाती है, ठीक है। जैसे आपका है कविता, नाटक, गद्य, है ना। तो पोएट्री बोलते हैं, ड्रामा नाटक को, प्रोज को गद्य बोलते हैं, ठीक है। पोएट्री मतलब वही गीत जो लिखे जाते हैं, प्रोज मतलब जो कहानियाँ होती हैं, स्टोरीज जो नाटक होते हैं, ये सब उसमें ड्रामा नाटक होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब अपने पास आता है कि इस विश्व में 10 सबसे ज़्यादा 10 सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी और कौन डिसाइड करता है। सबसे पहले तो ये जानिए कि इंग्लिश टॉप पे है, ठीक है। उसके बाद मैंडेरियन, है ना, मंदारियन करके आप अगर देखें, मंदारिन बोलेंगे, ये देखिए मंदारिन लिखा हुआ है, इसको मैंडेरिन बोलते हैं। चाइनीज़ की है, चाइना में बोली जाती है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे आती है। लेकिन अगर लोकल जैसे नेटिव भाषा के जहाँ के लोग खुद का इस्तेमाल करते हैं तो मंदारिन उसमें जीत जाएगी, ठीक है, उसमें सबसे टॉप पे है। अब ये डिसाइड कौन करता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, लोगों को जनरली पता नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसीलिए मेंशन कर दें क्योंकि हम लोग इंग्लिश बेसिक्स लेके पूरा डिटेल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो एक करके एथोलॉग है, ठीक है ना। एथोलॉग एक प्रकार का 1 मिनट, एक प्रकार का क्या है, डाटा बेस है, ठीक, आगे पढ़ेंगे। ये लिखा है ना, गैदर्स डाटा, है ना। एथोलॉग क्या है, एथोनोलॉग क्या है, एक गैदर्स करता है डाटा को, कहाँ से, सेंसस, है ना, जनगणना, सर्वेक्षण, भूवैज्ञानिक शोध से जानकारी एकत्र करता है। कौन एकत्र कराता है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है SIL इंटरनेशनल, ठीक है। तो इतनी बात समझ में आ गई। तो आज के बाद आपको पता चले कहाँ से डाटा मिला, तो एथोनोलॉग से, ठीक है। एक डाटा बेस है, उसी डाटा जिसमें जैसे डायरी होती है उसी प्रकार एथोनोलॉग है। कौन कंडक्ट कराता है, SIL इंटरनेशनल कराता है, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। तो आज के बाद आपको पूछा कैसे पता चला, तो आप बताएंगे कि एथोनोलॉग में डाटाबेस में है, किसने किया है, SIL, ठीक है। तो लिखा है ना, एथोनोलॉग क्या है, एक लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ड है, लिखा है 1 मिनट, लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ड है, ठीक है। विश्व की जीवित भाषाओं में सबका क्या है, संदर्भ ग्रंथ है ये, ठीक है।
कौन कराता है? SIL इंटरनेशनल कराता है, ऑनलाइन और मुद्रित दोनों कराता है ये, ठीक है, प्रकाशित किया जाता है, ठीक है। इसमें लोग क्या करते हैं? पहचान करते हैं, है ना, वक्ताओं की संख्या, बोलने वालों की संख्या, भाषा परिवार किस लैंग्वेज जो है किस फैमिली से बिलोंग करता है ना, कुछ हम वो आगे चल के डिस्कस करेंगे। इसका जियोग्राफिकल में विस्तार कितना है वो सब देखा जाता है, उसी के आधार पर ये स्रोत वो डिसाइड करते हैं और हमें वो फिर बता दिया जाता है। अब सबसे पहले है ना यहीं पे एग्जामिनेशन टाइम में कैसे है पूछेगा, एथनोलॉग होता क्या है? तो क्या है ये, क्या है? 7,000 जीवित भाषाओं की विश्वकोशीय सूची है, ठीक है, जिसमें प्रत्येक भाषा का संक्षिप्त आंकड़े दिए जाते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई, सूची है ये, ठीक है। कौन इसको जारी करता है? तो SIL जारी करता है। कहाँ है ये? अमेरिकन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। अब आज के बाद SIL पूछेगा तो आप बता पाएंगे कि SIL क्या है? एक अमेरिकी गैर लाभकारी संस्था है, ठीक है। ये लोग जनरली क्या करते हैं? कोडिंग भी कर देते हैं, ठीक है, कोडिंग भी कर देते हैं, कोडिंग कर देते हैं। SIL कोड होता है, जैसे हिंदी के लिए HIN है, बाकी लिए, ठीक है ना। तो ये सब हमको मिलता है, ठीक है, यही सब हमको जानकारी मिलती रहती है। चले आगे। वही इसका यूसेज क्या है? तो इससे फ़ायदा क्या होता है? तो जो लिंग्विस्टिक लोग हैं, मतलब जो भाषाविद हैं, जो रिसर्च है जो करते हैं, रिसर्चर्स हैं, जो एकेडमीज़ में हैं, विश्वविद्यालय में हैं, ठीक है ना, जो शैक्षणिक संस्थानों में, इंस्टीट्यूशन में हैं, तो उनके लिए महत्वपूर्ण है, उनके पास एक विश्वसनीय स्रोत मिल जाएगा, ठीक है। कितनी लैंग्वेज बोली जाती हैं, है ना, किसको बोलने में डिफ़िकल्टी है, कितने लोग बोलते हैं, उसका अपने पास एक डाटा हो जाएगा। ये क्या करते हैं? हर वर्ष अद्यतन किया जाता है, हर वर्ष इसको अपडेट करेंगे, ठीक है। हज़ारों संशोधन इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जिससे जानकारी हमेशा हमें अप टू डेट मिलती है। यही एक है, तो याद रखना एथनोलॉग क्या है, आज के बाद कोई पूछेगा तो एक डाटाबेस है या इंसाइक्लोपीडिया है। किसका? लैंग्वेजेस ऑफ द बर्ड ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द लैंग्वेजेस, जितनी भी विश्व में भाषाओं बोली जाती हैं उनका ही डाटाबेस है। कौन रिलीज करता है? SIL रिलीज करता है। ये कहाँ? अमेरिका में है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा हम लोग SIL के बारे में बता लें। इसका फुल फॉर्म है समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक, ठीक है। अब इसको ग्लोबल कर दे, पहले लोकल था, है ना, ग्लोबल कर दे। कब हुआ इसकी स्थापना? 1934 में, ठीक है। पहला बात तो यही है। ये क्या है? एक ईसाई प्रचारक गैर लाभकारी संस्था है। ये पहले क्या कर ये क्या लोग क्या करते हैं? देखते हैं और फिर उसी लैंग्वेज में लोग स्टडी करते हैं, ताकि हम उस लैंग्वेज में अपनी बाइबल को प्रिंट करा सके, उस लैंग्वेज में अपने बाइबल को लिख सके। लिखा है ना कि ज्ञान के विस्तार, साक्षरता को बढ़ावा देने और बाइबल के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद और अल्पसंख्यक भाषा विकास के लिए कार्य करती है। इस कारण से SIL है, ठीक है। तो आज के बाद ये भी कंफर्म है कि SIL का फुल फॉर्म कोई पूछेगा तो बता लेंगे क्या है? समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक। कहाँ है ये? अमेरिका में है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट तो बता ही लेंगे क्यों करता है, तो सिंपल से लिखा हुआ है क्यों करता है ये, तो भैया ये ज्ञान के विस्तार के लिए, ठीक है, ये साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए, बाइबल के स्थानीय भाषाओं में अनुवाद करने के लिए और अल्पसंख्यक भाषा विकास करने के लिए ये करता है, ठीक है। चलिए थोड़ा आप नीचे चलते हैं। ये सब आपको हम बता ही चुके हैं। समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक इंटरनेशनल है, ये बता चुके हैं, 1934 है। अब हम आप लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 10 लैंग्वेजेस कौन कौन सी हैं उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंग्लिश, फिर मैंडेरियन चाइनीज़, फिर हिंदी, फिर स्पेनिश, फिर स्टैंडर्ड अरबिक, फिर फ्रेंच, फिर बंगाली, फिर पुर्तगीज़, फिर रशियन, फिर इंडोनेशियन, ठीक है। यहाँ पे आप 2 लैंग्वेज देख रहे हो, एक बंगाली, बंगाल में, है ना, बंगाली जिसको बांग्ला बोला जाता है, और एक आप देख रहे होंगे हिंदी, है ना, इससे आपका रिलेशन है, ठीक। देखिए 3rd नंबर पे हिंदी है, ठीक है, क्योंकि हम लोग है ही 150 बिलियन है तो हिंदी तो बोलते ही हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं डिफ़िकल्टीज़ कैसे। टॉप 10 तो लैंग्वेज आपको पता ही चल गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज कौन कौन सी है, ठीक है। कौन डिसाइड करता है? तो आज एक इंस्टीट्यूशन का नाम रखिएगा, FSI, ठीक है। इसका नाम है फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट, US में एक डिपार्टमेंट है, ठीक है। ये किस आधार पे करता है? तो ये देखता है कि इंग्लिश स्पीकर को कितनी प्रोफिशिएंसी होती है, मतलब लिखा है अंग्रेजी बोलने वालों व्यक्ति को किस भाषा में दक्षता प्राप्त करने के लिए कितना समय लगता है, ठीक है। लिखा है ना, बेस्ड ऑन टाइम विच
बेस्ड ऑन टाइम इंग्लिश स्पीकर्स नीड फॉर प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इसी आधार पे वो लोग बता पाएंगे कि ये डिफ़िकल्ट है कि नहीं है, और इसकी ज़रूरत क्यों, क्योंकि यूएसए चाहता है कि उसके एम्बेसडर जो है, जो राजदूत है, वो दूसरे देशों में काम करे, तो उनको वहाँ की उनकी भाषा आनी चाहिए, इसलिए है। तो अभी तक की सबसे जो टफेस्ट लैंग्वेज बोली गई वो मैंडेरियन चाइनीज़ है, जिस क्यों, क्योंकि उसका टोनल सिस्टम जो है बड़ा टफ है, उसके कैरेक्टर्स जो है वो बड़े कठिन है। ठीक है, उसके बाद फिर अरेबिक है। इनको पढ़ने में 88 वीक्स लगे हैं, मतलब कहते हैं कि 22,000 घंटे के करीब लगता है। ठीक है, तो ये सब कारण के कारण ही ये है। ठीक है, आगे हम देखते भी हैं। तो डिफ़िकल्टी कैसे हम लोग को पता चल गई, तो हम लोगों ने बता दिया डिफ़िकल्टी एफएसआई मतलब फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट यूएस का डिसाइड करता है किस आधार पे, कि उसको तो हमको बोलने में प्रोफिशिएंसी करने में, जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, कितना समय लगता है इंग्लिश स्पीकर को, उस आधार पर लोग कर लिए। ठीक है, तो चलते हैं। 88 सप्ताह तक जनरली लगता है उनको सीखने में, तो टफ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब अब जो डिफ़िकल्टी है, ठीक है, जो डिफ़िकल्टी है वो रिलेटिव है, मतलब किसी में किसी से कंपेयर करेंगे तभी आपको मिलेगा। ठीक है, तो ये हमें क्या करता है, एफएसआई क्या करता है, आंकड़े सबसे अधिक अनुभवजन्य और विश्वसनीय प्रमाण प्रदान करते हैं, इसलिए इसकी वैल्यू की जाती है। ठीक है, रैंकिंग अथॉरिटी है, डिप्लोमेट है, ये सब चालू है ना। थोड़ा सा इसको एक बार देख लीजिएगा, 1950 के दशक से एकत्र कर रहे हैं। ठीक है ना, किसी भाषा में व्यावसायिक कार्यस्तरीय दक्षता है ना, वही देख रहे हैं। ठीक है, प्रोफेशनल वर्किंग प्रोफिशिएंसी, ये बहुत इसी को आधार ही माना गया है, इस आधार पे कर रहे हैं। तो आज के बाद दक्षता को प्रोफिशिएंसी भी बोलते हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं ना हमारी फ्लुएंसी अच्छी है, उस आधार पे। चलिए आगे चलते हैं। ठीक, देख लेते हैं 10 लैंग्वेज कौन सी हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है बोलने में। ठीक है, तो पहली जो लैंग्वेज है वो है मैंडेरियन, फिर उसके बाद है अरेबिक, फिर है जापानीज़, फिर है कोरियन, फिर है कैंटोनीज़। ठीक है, फिर उसके बाद पोलिश, फिर है रशियन, फिर फिनिश, फिर हंगेरियन, फिर वियतनामीज़ है। ठीक है, ये है। अब इन पे लिखा भी हुआ है कि ऐसा क्यों है ये। ठीक है, मैंडेरियन देखिए 1000 टॉप कैरेक्टर्स हैं। हम लोग में जनरली इंग्लिश में 26 है ना, और उसमें हम 53 हिंदी में। सोचिए कितना आसान है। तो इस कारण से ऐसा है। अरेबिक का स्क्रिप्ट और डायलेक्ट्स और रूट्स के कारण ये टफ है। इसमें जापानीज में 3 स्क्रिप्ट्स हैं, मतलब लिखने की स्टाइल है अलग अलग, इस कारण से ऐसा है। तो ये सब लिखे हुए रीजंस, इस कारण से ये क्या है, डिफ़िकल्ट है, उनको सीखने में ज़्यादा समय लगता है। कौन डिसाइड करता है, या फेस आई है अमेरिका में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब तो इजी लैंग्वेज देख लेते हैं। ठीक है, ये भी जब है टफ है तो इजी भी देख लेते हैं। ठीक है, तो इजी देख लेते हैं, है ना। तो वही फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट ही डिसाइड करेंगे, उसमें 1950 से करते आ रहे हैं कैसे, है ना। तो वही है, व्यावसायिक कार्य प्रभावता में कितना जल्दी सीख सकते हैं। तो देखा जाता है, तो देखिए ट्रेनिंग हावर्स नीडेड, उसको सीखने में हमें, है ना, कितना समय लगता है उस पर डिपेंड करता है। एक ग्रामर कितना सिमिलर है इंग्लिश से, इस कारण से हमें ये है। और प्रोनाउंसिएशन, फिर राइटिंग सिस्टम, ये 3 आधार पर उनको पता चल गया कि डिफ़िकल्ट है कि ये आसान है। वो आगे चलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिस्ट बनी हुई है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे आसान जो है वो स्पेनिश है, फ्रेंच है, इटालियन है, पुर्तगीज़ है, डच है, स्वीडिश है, नॉर्वेजियन है, डेनिश है, रोमानियन है, और अफ्रीकन्स है। ये सब लैंग्वेज जो है उनको सीखने में हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है। चलिए, तो हम लोग सब देखेंगे, है ना, प्योर ये सब है ना। उसके बाद जो भी होगा सब देखेंगे। ठीक है, और आपसे उम्मीद की जा रही है कि आप इसको बार बार देखेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, कमेंट करेंगे। और अगर आपको कहीं भी कुछ चीज़ ऐसी डिफ़िकल्टी फेस होता है तो हमें, क्योंकि अपना एम है इस बार कि इंग्लिश हम लोग एकदम पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे, है ना, हर चीज़ एकदम डिटेल में, ताकि आपको आने बार बार इधर उधर भटकना ना पड़े। ठीक है, अपना एम है। धीरे धीरे थोड़ा कम रिसोर्सेस में मैं ये चीज़ बना रहा हूँ। अगर अच्छा रिसोर्सेज बढ़िया हो जाएगा तो और अच्छे वीडियोज़ आपको मिलेंगे, है ना। तो वो आप लोगों के पे डिपेंड करता है ना। आप लोग जैसा चाहें, अगर इंटरेस्टेड हैं कि अच्छे वीडियोज़ आएँ, इंग्लिश की सभी प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएँ, और ये सभी पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए, इट इज़ अप टू यू। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इसमें मेरी हेल्प करें। ठीक है, तो कीप, है ना, अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो आप कमेंट